हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपका। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोगों को वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है आरसीपी फिजिक्स, जहां पे हम आपको सिखाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आपको जैसा पता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में इसकी एक दुनिया होती है और ये जितना इंपॉर्टेंट आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जेई के लिए, या फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव नॉन टेक्निकल भी एग्जाम्स दे रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके सवाल आते ही आते हैं। तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आप लेक्चर के साथ बने रहिए। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अच्छे अच्छे टॉपिक। आज आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिश्ता कहलाता है। दूसरा, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिश्ता कहलाता है। तीसरा, मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, मोबिलिटी होता क्या है वो हम पढ़ने में। इसको कोई कोई मोबाइलिटी भी बोलते हैं, मोबिलिटी भी बोलते हैं। तो आप जैसा आप जानते हैं वैसा आप समझते भी हैं। और नेक्स्ट जो फोर्थ पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले बेटा ओम्स लॉ की खोज। तो हम लोग आज ओम्स लॉ की खोज भी पढ़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि ओम्स लॉ कैसे सोचा गया, क्या उस पे बताई गई कहानियां, लोग कितना तक रट लेते हैं, लोग कितना तक इसको समझते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर होगा इसी लेक्चर के साथ। यानी कि आप लेक्चर के साथ बने रहिए। आज का पहला टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है। हमने तो लास्ट बार देखा ही था, लेकिन फिर भी हम देखने वाले हैं कि उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या वैल्यू जाती है। तो हम वो देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट बार लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई कंडक्टर है उसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो होता है क्या कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऐसे आ जाती है। अब इस पे जो चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस पे क्या फोर्स लगती होगी। अगर मैं इसको E बोल दूं तो क्या इसमें E इंटू में ऐसे लगती होगी फोर्स। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो है और वो अपोजिट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसकी वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी। क्या बातें समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अगर ये है और अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल दूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना भाई, सो मत जाना। सो गया क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो स्मॉल m हमने माना। अब जो स्मॉल m है तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलो। क्या फोर्स अपन में मास होता है और फोर्स अपना है कितना, E। क्लियर? ओके चलो, तो ये बात हम समझ गए। अब हम और भी बातों को समझते हैं कि जैसे कि जब हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ जाता है तो रियल में कैसे जाता है, रियल में तो जाता है ऐसे, फिर कोई टकरा कर फिर ऐसे होकर फिर ऐसे, फिर टकरा कर ऐसे होकर, क्या ऐसे की ओर आगे बढ़ता है, रियल में ऐसे ही आगे बढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं बेटा, हम लोग मान लेते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे चलती है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर आप मीन फ्री पाथ देखना चाहते हैं लैम्डा, क्या देखना चाहते हैं, मीन फ्री पाथ लैम्डा, तो उसके पास एक्सेलरेशन है तो ut प्लस में हाफ at का स्क्वायर, t मतलब टाउ आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं कि भैया लेमडा को यहाँ पे हम लोग मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं और टाउ को क्या बोल रहे हैं बेटा, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है,
अब यहां पर यू को बोला जाता है जीरो। अब क्यों जीरो बोला जाता है, जो समझो कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन तो रैंडम डायरेक्शन इधर से उधर करके एक इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है, कोई गारंटी नहीं है पहुंच जाता है, लेकिन बहुत देर के बाद 2-3 मिनट देखा तो देखा कि इलेक्ट्रॉन पागल होकर ऐसे ऐसे आके यहाँ पे फिर पहुंच गया। तो जब यहाँ पे पहुंच गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका, जीरो। तो नेट वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, जीरो। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी बेटा, जीरो। तो लेमडा क्या हो गया, हाफ इंटू में ए की वैल्यू कितना हो गया, ई इंटू में कैपिटल ई अपॉन में एम इंटू में टाउ का स्क्वायर। अब आप लोग कई बार इसको ना बुक में देखोगे, एनसीईआरटी बुक में, तो हो सकता है यहाँ पे 2 ना हो सकता है आप एससी वर्मा सर का बुक देखेंगे तो उसमें हो सकता है 1/2 हो, चाहे अलग अलग बुक देखेंगे, हो सकता है आप किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल को देखेंगे तो किसी में यहाँ पे 2 होगा, किसी में 2 नहीं होगा। तो आप उससे डरे नहीं, ये दोनों अलग अलग मेथोलॉजी से, दोनों अलग अलग मेथड से उसको प्रूफ करवाया है। ऐसे जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1/2, क्योंकि रियल में तो एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हम लोग मानते हैं। रियल में तो कांस्टेंट नहीं। तो अगर ऐसी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस आपने एक्सेलरेशन के साथ लाया वो अपन में टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अब तुम बोलो कि सर u प्लस में 80 क्यों नहीं लगा पा रहे हो, v इक्वल टू में u प्लस 80 लगा दूं, नहीं लगाएंगे। अब देखो यही कंसेप्शन है इसकी। कई बार आप ना अलग अलग चीजों को देख लेते हो फिर पागल होते रहते हो। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लेमडा अपॉन में टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्यों कर रहा हूँ, क्या रीजन है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम करने का रीजन ये है बेटा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या मानते हैं कि वो यूनिफॉर्म है। और डेफिनेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसमें लिखा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग उसको भी मानेंगे कि वो यूनिफॉर्म ही है। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन डिस्टेंस यूनिफॉर्म थोड़ी ना है, जो डिस्प्लेसमेंट जो मान रहे हो वो यूनिफॉर्म नहीं, उसमें एक्सेलरेशन हम लोग माना है। तो अगर ऐसी बात है तो लेमडा अपॉन में टाउ, तो लेमडा कितना हो गया, वो हो गया हाफ, और टाउ से जब डिवाइड करोगे तो ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो अपना आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2m अपॉन में ई इंटू में टाउ। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशनशिप ये हो जाता है। कई बार आपको 2 नहीं दिखाई देते, कई बार आप देखोगे तो 2 न भी होते, तो जहां नहीं होते हैं वहां सतर्कता से कीजिए। आप एनसीईआरटी में तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो कर लो। और एनसीईआरटी में 2 क्यों नहीं है उसको भी समझ में आना चाहिए। उसमें क्या लगाया गया, v इक्वल टू में u प्लस में 80, v इक्वल टू में u प्लस में 80 रिलैक्सेशन टाइम से नहीं निकाला, वहां पर u को यहाँ पर 0 ले लिए, और a को जो है वहां पर e अपॉन में m इंटू में t को टाउ ले लिया। तो यहाँ पे भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर e इंटू में e अपॉन में m इंटू में टाउ। तो मैं ये तो है कि दूसरे एस सी वर्मा सर की बुक में है या फिर और भी कई सारे बुक में है, मुझे नाम याद नहीं है, तो उसमें तो ऐसा है। तो सर मैं किसको फॉलो करूं, आप फॉलो करो एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी को पूरी इंडिया फॉलो करती है, तो हम इसको फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के बुक को। तो ये हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई क्या है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ओके, नोट कर लो, नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया, लो नोट कर लो। आज के लेक्चर बहुत छोटे छोटे से डेरिवेशंस है, और वो सारे के सारे छोटे छोटे डेरिवेशंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड के लिए तो खास कर, और नीट जेई में तो खास कर। वो क्या देते हैं, उस पर न्यूमेरिकल दे देते हैं। नीट में तो ऐसे ऐसे सवाल है कि सिर्फ फार्मूला लगाओ आंसर पाओ वाली होती, तो आप इस फार्मूले को याद कीजिएगा। तो यानी कि एक जो हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू में हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया ई अपॉन में
m इंटू में टाउ। तो ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इसका मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये आया हुआ सवाल भी है, एक बार आया हुआ भी सवाल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर स्क्वायर में होता है, या फिर क्या होता है। तो आंसर क्या होता है बेटा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, करेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ इस तरीके का एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको हटाते हैं और चलते हैं अगले टॉपिक पे। प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हटाते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से है। तो करंट में कुछ तो होगा रिलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, उसके एसोसिएटेड करंट होगा, तो कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है उसको देख लें। तो रिश्ता में ये है कि हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहुत समझदार हैं और ये इलेक्ट्रॉन BD से चल रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हमने माना A, और हमने एक माना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ 5 इलेक्ट्रॉन पर मीटर का क्यूब। मतलब कि वॉल्यूम में आपका कितना कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है या फिर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी डेंसिटी क्या है। जिसे किसी में 10 लाख इलेक्ट्रॉन पर मीटर का क्यूब है, किसी में 10 लाख है पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो किसी में इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करने वाला तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, और उसको हमने किससे डिनोट कर दिया बेटा, N से। पक्का। अब जैसे कि हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, ये अभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चलेगा तो कितना चलेगा, ये चलेगा BD, ये डिस्टेंस कितना चलेगा, BD इंटू में DT। कैसे लिख दिया बताओ, डिस्टेंस इंटू में टाइम, सॉरी स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस आता है। और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंट्री किया, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंट्री किया इस पॉइंट से, उतने ही इलेक्ट्रॉन समझदारी से बिना किसी को कष्ट दिए हुए वो आगे की ओर निकल गए। तो सोचो कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो अंदर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और भी चल रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और भी चल रहे होंगे, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंसीडर्ड वॉल्यूम, कंसीडर्ड वॉल्यूम बोलते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर में बेचारे ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो वॉल्यूम में है। तो बोला है कि उसकी डेंसिटी पता है ही, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना, डिस्टेंस इंटू में क्रॉस सेक्शनल एरिया। भाई ये इसी तरीके का तो है, ये L है और ये एरिया है, तो A इंटू में L, और L हो गया कितना, BD इंटू में DT। छोटे से समय में क्या यही आएगा, बोलो। अब अगर ये बात है तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज तो सर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसके बराबर, E के बराबर। E की वैल्यू कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁹ माइनस लगा दो। तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आएगा, तो सर उसमें कौन सी बड़ी बात है,
आप इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं ई से? क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर देते ई से? अगर मैं इस डी टी को मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? चार्ज अपन में डी टी, ये छोटा सा चार्ज हो जाएगा, छोटा चार्ज हो गया। और क्या? छोटा चार्ज मतलब डी क्यू, छोटा चार्ज मतलब डी क्यू अपन में डी टी, इसको डी क्यू लिख देते हैं। तो भाई छोटा चार्ज अपन में टाइम क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी के, यही बचेगा। और डी की अपन में डी टी क्या होता है? डी के अपन में डी टी क्या होता है बताओ जल्दी? डी के अपन में डी टी आई होता है सर। तो आई इज इक्वल टू में एन ई ए वी डी हो गया ये। तो दिस इज द बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें डायरेक्ट सवाल भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसा लगा डेरिवेशन? कैसा लगा डेरिवेशन? क्या डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे लगे? तो नोट कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात दिमाग में रखना कि आई इज इक्वल टू में एन ई ए बी डी। एन ई ए बी डी हमको तो याद है, एन ई ए बी डी, कुछ लोग भूल जाते हैं कैसे डेरिवेशन के, तो कॉन्सेप्चुअल समझोगे तो नहीं भूलो। आई इज इक्वल टू में आपने जाना कि एन ई ए बी डी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि एन क्या है, ई क्या है, ए क्या है एंड बी डी क्या है। ये चारों के चारों टर्म्स कितने हैं? दो चार टर्म्स, चारों टर्म्स आपको क्लियर अच्छे तरीके से आपको जानना चाहिए कि आखिर है क्या क्या टर्म्स। एक बात है कि जो आई जो है, अब किसी मटेरियल के लिए ये तो कांस्टेंट रहेगा, फॉर एनी मटेरियल, ध्यान से समझना, यहां से सवाल है। फॉर एनी मटेरियल एन एंड ई आर कांस्टेंट और कांस्टेंट है कि नहीं? आर कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट है पक्का ये बात कि हाँ सर कांस्टेंट तो है। ई और ये क्या है? ये है चार्ज। चार्ज तो भाई कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का। अच्छा एन क्या है? एन जो है आपके पास वो है बहुत ही खूबसूरत सा नंबर डेंसिटी। किसका नंबर डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी। तो एन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी है। अब बात को समझिए कि यहां पर अगर आप देखें तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये प्रोडक्ट है, आई जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है किसका? आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? प्रोडक्ट का, एरिया एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ रहे हो ना? यानी कि अगर आप देखा जाए कि एक हमारे पास मटेरियल कुछ इस टाइप से, आप समझना, देखना बहुत प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पर करंट एंट्री किया है आई, तो यहाँ पर करंट कितना होगा? यहाँ पर करंट कितना? आई होगा या फिर कुछ ज्यादा होगा या फिर कम होगा? आई ग्रेटर देन, यहाँ पर मान लेते हैं कि I1 है, यहाँ पर I1 है, तो I1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? आई से। या फिर I1 इज इक्वल टू में है किसका? आई। या फिर I1 जो है वो आई से छोटा है। कौन सा हो जाएगा? बोलो दिमाग लगा कर। ये वाला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट जो है रियल में किसका फ्लो है? चार्ज का फ्लो है। करंट किसका फ्लो है बेटा? चार्ज का फ्लो है। तो अगर आप चार्ज का फ्लो है तो जितना चार्ज अंदर गया होगा पर सेकेंड, क्या उतना ही चार्ज बाहर भी गया होगा? पक्की बात है या नहीं बात कि जितना चार्ज अंदर गया होगा पर सेकेंड से उतना ही चार्ज पर सेकेंड बाहर भी गया होगा। क्या ये क्लियर है? अगर ऐसी बात है तो हम क्या करते हैं, जो देखो कि यहाँ पर एरिया है ए, यहाँ पर एरिया है ए, यानी कि A1 बोल देता हूँ, यहाँ पर है एरिया A2। तो सिंपल सी बात है कि A1 जो है वो ग्रेटर देन किससे है? A2 से। तुम बात मानता है या नहीं मानता है कि A1 जो है वो ग्रेटर देन किससे बेटा? A2 से। अब दूसरी बात मान लीजिए कि हम यहाँ पर B1 लिख दे और यहाँ पर अगर मैं B2 लिख दूं तो कौन सा ज्यादा? तो बताओ कौन सा ज्यादा, कौन सा कम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ।
तुम्हें लगे कि यहाँ पर जो है V2 एरिया ज्यादा है तो V2 भी ज्यादा, या फिर V2 कम, कैसे कैसे बोलो, कौन सा दिमाग लगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी हो जाएगा ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा ज्यादा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, जो दिमाग लगाओ, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज फ्लो रेट ऑफ चार्ज भी कांस्टेंट हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो चार्ज के प्रोपोर्शनलिटी आ रहा है। अब चार्ज का प्रोपोर्शनलिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का प्रोपोर्शनलिटी, तो यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट है, यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसी बात है तो अगर एरिया जहां पर कम हुआ तो वेलोसिटी जो है, मैं कुछ गलत नहीं लिखा हूं, A2 जो है वो ज्यादा होगा A1 से, और यहां पर जो है B1 जो है वो ग्रेटर देन होगा B2 से, और I इज इक्वल टू में I1 होगा। क्या ये बातें क्लियर है? कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, कई बार ऐसे आ चुके हैं सवाल, अगर आप छोटे मोटे सवाल अगर कहीं पर देखोगे जे मेंस लेवल की या फिर नीट लेवल की, तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, तो आप नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, करेंट डेंसिटी का नाम सुना है क्या? करेंट डेंसिटी J2, अब बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा कम? करेंट डेंसिटी, क्या करेंट डेंसिटी होता है करेंट अपॉन में एरिया? करेंट क्या दोनों जगह सेम है? जहां पर एरिया ज्यादा और वहां पर करेंट डेंसिटी कम, जहां पर एरिया कम वहां पर करेंट डेंसिटी ज्यादा, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो अगर मैं यहाँ पे J1 बोलूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ J1 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, J2 से। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कराती है। नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लिया होगा, हटा दो। चलिए एक जेई का सवाल है 2019 में आया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर आएंगे वो सवाल, आप उसको देखिए। सवाल लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ए इलेक्ट्रॉन व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ ए करंट फ्लो इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm का स्क्वायर इज V, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी V है। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज 9 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब, द वैल्यू ऑफ V इन mm पर सेकेंड क्लोज टू। तो डेटा यही है, छोटा मोटा डेटा। तो क्या लगाना है समझ गया, जे का सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे बात नहीं कि सिर्फ इसमें, नीट में तो खूब आते हैं, मेडिकल लेवल के जो इंटरेस्ट होते हैं उसमें तो खूब आते हैं। तो आई इक्वल टू में क्या हम लगा देना है, NEAVD। अब मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को V बोला है उसमें, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I अपॉन में NEA। अब I की वैल्यू रख दो 1.5 एम्पियर, N की वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻28। ये जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा एलिमेंट्री पार्ट होता है, 1.6 × 10⁻19। और एरिया जो है उसको थोड़ा सा किससे बदलना चाहोगे बताओ, mm में ही रहने दे दो। तो ये 5 mm नहीं, इसको मीटर बदल दो, 10 माइनस में एरिया जो है -6। अब इसको वैल्यूज कर लो, फिर मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको आप कन्वर्ट कर लेना किसमें, mm पर सेकंड में, तो आंसर आपको आ जाएगा। तो बहुत ही आसान लेवल के ये सवाल होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। ऐसे इसके तो पूरे पार्ट ही ईजी है, रियलिटी तो ये है, आप नोट कर लीजिए। एक और सवाल देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छा सवाल है, बेसिक है, एलिमेंट्री सवाल है, आप उसको देखिए, बोर्ड पर आपके सामने वो सवाल है। चलिए, a potential difference of V is applied at the end of a copper wire of length L and diameter D on doubling only D drift velocity। तो डबल जो है D को कर रहा है, तो बोल रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जो है एक जो है कंडक्टर है, उसका लेंथ कितना है L है, और डायमीटर जो है वो कितना है D है, ठीक है। अब इसमें जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, NEAVD है कि नहीं, सॉरी I इक्वल टू में NEAVD यही लिखोगे। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर देखो क्या फर्क पड़ता है, I इक्वल टू में NEA। अब यहाँ पर पहले बार में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था वो देख लेते हैं, खुद से भी ट्राई करो। पहले बारे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था, वो हो जाएगा पाई बाई में 4D का स्क्वायर। अब तुम क्या कर दिया दूसरे बार में कि इसकी डबल कर दिया, D को कर दिया 2D। यहाँ पर हो जाएगा कितना, I इक्वल टू में NEA, A जो बन जाएगा I इक्वल टू में NEA और पाई बाई 4, और D की जगह पर 2D का स्क्वायर कर दिया।
यहाँ पर हो जाएगा कितना, i इजिकल टू में 4 और एन ई पाई बाई 4 इंटू में डी का स्क्वायर, और ये तो पहले वाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो वी डी बाई में 4, यानी कि 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अगर आप डायमीटर को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे, चाहे डबल कर दोगे, तो आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और कितना टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हटा दो इसको, पक्का समझ में आ रहा है? नहीं सर, आ ही नहीं रहा है मेरे को समझ में, नहीं आ रहा है समझ में, बोल यार। हटा दो क्या, कच्चा कच्चा हटा दो। अब चलते हैं एक ऐसा सुपर पावर इंपॉर्टेंट, मतलब सुपर पावर मैं उसको बोल रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है लेकिन सबका चाहेता टॉपिक है। आप लोग हो सकता है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है वो सर ने वो टॉपिक स्किप कर दिया होगा, ये हो भी सकता है कि ये टॉपिक उनके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन प्लीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मोबिलिटी। क्या नाम है? मोबिलिटी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या है? अब मोबिलिटी जो देखो क्या बहुत है, बहुत सिंपल। मोबिलिटी को बोला गया कि जैसे कि आपके पास कंडक्टर है, तो कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आती है? तो बोलोगे कि सर मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। तो भैया जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं आता है। तो बोला गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया गया? बोला कि देखो तुम जब कोई कंडक्टर है उसमें हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड, और अब मान लीजिए कि आपने 2 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो हो सकता है 10 आया, तो और बढ़ाओ तो और बढ़ेगा। तो मोबिलिटी जस्ट एक आइडिया है कि आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसके बिहाफ पे उस कंडक्टर में कितना वेलोसिटी आया है कि नहीं, क्योंकि वेलोसिटी उसी का आना है, तो उसको बोला गया मोबिलिटी। उसको क्या बोला गया? बाल सही कर लेता हूँ, मोबिलिटी। उसको क्या बोला गया? मोबिलिटी। जितना कैमरे में काला दिखता हूँ उतना काला हूँ नहीं एक्चुअल में। क्या है जो काला कितना दिख रहा है, क्या करो, काला हूं लेकिन दिल वाला हूं। ओके, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। क्या बातें समझ में आ गई? नोन एज मोबिलिटी। अब इसको जो है म्यू से जनरली डिनोट करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो, ये तो ओरिजिनल बात है, ये तो है जो कि ओरिजिनल आपको जो फीलिंग देंगे, जो कि मतलब ओरिजिनल फील्ड्स की मोबिलिटी क्या है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, मोबिलिटी क्या है ओरिजिनल में वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो रियल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर आपको परेशान करेगा। क्या रियल समझ में आ गया? अब बीडी को हम लिख देते हैं ई अपोन में मिनटों में टाउ अपोन में, ये तो हो गया बीडी, और अपोन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से ई ने ये को खत्म कहानी, तो ये हो जाएगा ई अपोन में एम इंटू में रिलैक्सेशन। तो यानी कि अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से डिपेंडेंसी भी होती है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। बस हो गया, मोबिलिटी में और कुछ है थोड़ी ना। क्या समझ में आ गई? है छोटा सा पार्ट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो महामंत्र है। बोर्ड के लिए क्या है? महामंत्र है। बोर्ड में तो अक्सर आते रहते हैं यार ये सब चीजें, तो इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल। तो अगर मोबिलिटी की यूनिट लिखने के लिए बोले तो आप कैसे लिखोगे? यूनिट ऑफ मोबिलिटी कैसे लिखोगे? यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इसका होता है वोल्ट पर मीटर। ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर
वोल्ट सेकंड। तो ये हो गया इसका यूनिट, उतना कोई खास नहीं कि आप एक बार में याद कर सकते हो। तो बेसिक फॉर्मूले याद करोगे तो ऑब्वियस बात है कि ये भी चीजें याद हो जाएगी। तो मैं इसको हटा देता हूँ। मोबिलिटी पे निक्स 2020 में हाल ही फिलहाल में एक सवाल आए थे, बहुत इजी सा सवाल दे दिया था, कैलकुलेट करना था मोबिलिटी क्या होगा। तो उसको हम देख लेते हैं मोबिलिटी को। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो देखो लिखा हुआ है, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और बोला है कि इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट मीटर हैज मोबिलिटी। बताओ कैसे निकालोगे, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे दोनों का, जो आएगा वो आंसर लिख लेना। ओके, लिख लोगे। चले आगे बढ़े। जी सर आगे बढ़ जाइए। अब चलते हैं हम लोग एक और से छोटे से टॉपिक। आज छोटे छोटे पार्ट ही आज पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन मोटे मोटे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। छोटा छोटा है, छोटा पैक बड़ा धमाल है, छोटा पैक एंड बड़ा धमाल है। मतलब छोटे छोटे हैं लेकिन धमाल करेगा पक्का। देखा नीट 2020 में सवाल आए हुए हैं मोबिलिटी के। तो ऐसे तो है बहुत छोटा सा, जिसने नहीं पढ़ा तो जाकर रो रहा होगा कि अरे यार क्या करें, लेकिन दिमाग लगा लिया होगा ना, डिवाइड कर दिया होगा, चाहे मल्टीप्लाई करके देखा होगा तो छोटा मोटा है। चलो अब पढ़ते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट डेंसिटी में क्या रिश्ता है। तो रिश्ता बिटवीन, लिखो, रिश्ता बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहचान देख रहे हो कितना है, हर जगह पे इसका पहचान है। तो ये बोलता है कि बहुत आसान हो भाई, आई इक्वल टू में एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी आई ए, और ए को ले आओ इधर, ये हो जाएगा एन ई बी डी, और आई अपन में ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। बस हो गया, इसमें कुछ नो सवाल, इसमें कुछ नो सवाल। जे इक्वल टू में एन ई बी डी, बस बस खत्म। ये रिश्ता है, ये रिश्ता है जे इक्वल टू में एन ई बी डी का। ये हटा दोगे तो वो करंट डेंसिटी बन जाएगा, ए से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको करंट बन जाएगा। क्या सर मजा आ गया। जे इक्वल टू एन ई बी डी, अब इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट इक्वल टू आई इक्वल टू एन ई बी डी बन जाएगा, और उससे ए से डिवाइड कर दो तो करंट डेंसिटी बन जाएगा एन ई बी डी, 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 बस हो गया। करंट डेंसिटी में ए नहीं आता है, करंट में ए आता है, हो गया सिंपल। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो क्या कर रहे हो, इतने सारे फॉर्मूले बता दिए। हटाऊं आगे, हटा देता हूं। अब चलते हैं लेक्चर के लास्ट पड़ाव की तरफ, और हम लोग पढ़ते हैं आज ओम्स लॉ की खोज। कैसे सोचा गया ओम्स लॉ को। लोग समझ में डायरेक्ट ओम्स लॉ नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं खोज ऑफ ओम्स लॉ, कि ओम्स लॉ कैसे खोजा गया, लोग कैसे समझा ओम्स लॉ को। तो लिख लेंगे आज कि खोज ऑफ ओम्स लॉ। सर ये क्या लिख रहे हो, ऐसे लिखे क्या कॉपी में, बिल्कुल ऐसे लिखे। एग्जाम में कैसे लिखे, एग्जाम में ऐसे क्यों लिखोगे खोज, नहीं तो वो तुमको खोजेगा कि साला कहाँ गया। एग्जाम्स में ऐसे लिख दिया तो तुमको वो खोजेगा एग्जामिनर, अच्छा ये क्या लिख दिया तुमने। तो खोज ऑफ ओम्स लॉ का खूब, ओम्स लॉ पे पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि वो ओम्स लॉ कैसे सोचा गया, लोगों ने कैसे सोचा कि ओम्स लॉ किस तरीके से काम करती है, उसमें कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्यों बोला जाता है कि अगर डायमेंशन कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V इक्वल टू आई आर होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है, वो सब सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग इसमें ऑब्वियस बात है कि हम इसमें ओम्स लॉ नहीं बता रहे, ओम्स लॉ को फिर से नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेने वाले ओम्स लॉ पर ही, तो आज बस बता देते हैं कि ओम्स लॉ कैसे सोचा गया। तो जैसे कि इसमें अपना ये टॉपिक है, अपना टॉपिक है ये किसी किताब का टॉपिक नहीं, अपना टॉपिक है, तो अपना टॉपिक को समझ रहे हैं हम लोग कि ओम्स लॉ को कैसे सोचा गया, बस उसको देख रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ने अभी सीखा है कि जे इज इक्वल टू में ये होता है एन ई बी डी, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब जे इज इक्वल टू में हम ऐसे भी कर सकते हैं, एन ई और बी डी को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ई अपॉन में
एम 2m अपॉन में टाउ, होगा कि नहीं होगा, यह है टाउ। तो J इज इक्वल टू में एन ई ई, और यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आराम से, एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, और टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या इतनी चीज है। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा एन और ई का स्क्वायर और अपन में 2m और इंटू में टाउ और इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यहाँ पे। अब ये चीज को कुछ बोला गया, इसको क्या कुछ बोला गया। अब J इज इक्वल टू में यहाँ पर इसको सिग्मा इंटू में ई बोला गया। मैं ये नहीं बता रहा, अभी ओम्स लॉ तो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे रिलेशन को एक लिखा गया कि J इज इक्वल टू में सिग्मा इंटू में ई। बहुत सिंपल सा है। कई बार आप डेरिवेशन में हो सकता है कि आप 2 को ना देखें, बहुत सारी किताब में एनसीईआरटी किताब देखो तो हो सकता है 2 आपको दिखाई ना दे। पहले भी मैंने इस पे बोल रखा हूँ कि 2 आ भी सकते हैं और ना भी आ सकते हैं। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में ई। अब सिग्मा यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट की तरह है, यानी कि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, E पर। J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, E पर। आ रहा है कि नहीं, कब आ रहा है, कब, जब उसका n जो है वो क्या हो, कांस्टेंट। n जो है क्या है, कांस्टेंट। E चार्ज तो है ही कांस्टेंट, ये दोनों तो कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर ये रिलैक्सेशन टाइम जो है और यहां पर जो n जो है, ये दोनों को दोनों समय के साथ, टेम्परेचर के साथ, समय के साथ नहीं टेम्परेचर के साथ, और डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो यहां पर जो हमने लिया प्रोपोर्शनलिटी, तो वो डिफरेंट हो सकता है, किसके लिए, मटेरियल के। और अगर दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज ना करें, क्योंकि टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ज्यादा एनर्जी आएगी, कोलिजन बहुत फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट होगा तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो सिग्मा है वो तो मटेरियल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, दूसरी बात किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर पे ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम ही डिपेंड करती है, ये एन भी डिपेंड करती है, एन जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जाता है वो भी डिपेंड करती है। तो यानी कि दोनों के दोनों टर्म्स जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाउ रिलैक्सेशन टाइम, वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी पहली बात मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। लेकिन अगर मटेरियल सेम हो, कॉपर ले लिया लेकिन टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रख दिया, समझ ना, ओम्स लॉ की खोज को मैं बता रहा हूं, अभी तो कुछ बता ही नहीं रहा। तो अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो और मटेरियल एक ही हो, तो क्या उसके लिए तो ये लिख सकते हैं, उसके लिए लिख सकते हैं। किसके लिए लिख सकते हैं, जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। समझना, वीडियो को अगर बीच में आकर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, अब शुरू से इसको देखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट अगर होगी तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट पर, टेम्परेचर कांस्टेंट पर ये बिल्कुल तय बात है कि जे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा। हम बाद में भी इस डेरिवेशंस को लाएंगे। अब ये जो है कि बात ये है कि सर सिग्मा को क्या बोलते हैं, सिग्मा एक कांस्टेंट है, सिग्मा एक क्या है, कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है बेटा, कांस्टेंट, जो कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। और इस सिग्मा का एक नाम है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या इसको नाम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझ में आ गया, सिग्मा का नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर आप देखोगे कि छोटा सा अगर फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिकल फॉर्मूला जो आपको किताबों में शायद आपको दिखाई दे, वो हो जाएगा एन ई का स्क्वायर अपॉन में 2। मैं इसको याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, टाउ भी मैं इसको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डिपेंडेंसी को देखो। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या अलाउ करता है, किसी किसी का एन बहुत ज्यादा हुआ और टाउ भी बहुत ज्यादा हुआ, समझना, बहुत खूबसूरती से बता, एन भी बहुत ज्यादा हुआ, पहले एन ज्यादा हुआ उसको समझ, एन ज्यादा हुआ का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, मतलब चार्ज चलने के लिए बहुत तैयार है, बहुत सारा चार्ज क्रिएट हो जाएगा एन को ज्यादा होने से। यानी कि ज्यादा एन का मतलब ज्यादा सिग्मा, चाहे ज्यादा सिग्मा का मतलब ज्यादा एन, चाहे ज्यादा एन का मतलब ज्यादा सिग्मा। तो इसके ज्यादा सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होने से मतलब क्या हुआ कि उसकी कंडक्टिविटी, फ्लो, करंट की फ्लो करवाने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल से, किसी का सिग्मा ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब वो अच्छा से करंट को फ्लो करवाएगा, कंडक्ट करवाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब सिग्मा की अगली जो डिपेंडेंसी है वो टाउ पे है। अगर टाउ भी ज्यादा हुआ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कोलिजन ही नहीं हो रहा है, तो मस्त वाला कंडक्टर हो गया। अगर कोलिजन, रियल में तो कोलिजन होता है, लेकिन किस्मत से अगर किसी का टाउ ज्यादा है, तो टाउ ज्यादा का मतलब सिग्मा की वैल्यू ज्यादा, और सिग्मा की वैल्यू ज्यादा तो वो क्या दर्शाने की कोशिश करेगा कि कंडक्टिविटी मस्त है, करंट फ्लो करेगा अच्छा। अपने 11th क्लास में थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ा, थर्मल कंडक्टिविटी में कुछ इसी तरीके का है कि जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो वो हीट को कंडक्ट ज्यादा करवाएगा, किसी का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा फ्लो करवाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बात होती है। तो यानी कि अगर मैं सिग्मा की छोटी मोटी डेफिनेशन, तो क्या उसको अगर मैं फील करवाना चाहिए, ऐसे तो एक कांस्टेंट वर्ड है, और सिग्मा को अगर मैं थोड़ा सा फील करवाना चाहूं तो आप लिख सकते हैं, आप नोट कर लिया क्या? बिल्कुल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी tells how well any material conduct इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई मटेरियल कितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, वो बतलाता है थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल आ जा रही है बार बार, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि कितना आप अच्छा करवाते हैं कंडक्ट, इसे कितना आप अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपकी पढ़ाई कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, टीचिंग कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप जितना अच्छा पढ़ाते हैं, आप कितना अच्छा याद कर लेते हैं, आप स्टूडेंट को आप कितना अच्छा याद कर लेते हो, आपकी याद वाली कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कहना चाहता हूं बस नोट कर लीजिए, हटा दो। इसका यूनिट बहुत ही ट्रेंड रहता है कई बार कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर देखा जाए, तो वो थोड़ा सा अजीब सा आएगा। तो अगर आप सिग्मा इजिकल टू में जे अपन में ई लिख सकते हैं, जे का होता है आई अपन में एरिया, और ई को क्या लिख सकते हैं, ई को हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो ये हो जाएगा आई इंटू में कूलम ऊपर चला जाएगा, तो कूलम को मैं क्या लिख दूं, आई इंटू में समय टी अपॉन में एरिया इंटू में न्यूटन। तो ऐसे तो ये जो है यूनिट तो यही आ जाएगा, थोड़ा सा अजीब सा इसका यूनिट आता है, इसको डायमेंशनल में लिख के मैं यूनिट बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू में, आई का मतलब ए का स्क्वायर इंटू में टी जो है टाइम का, और एरिया हो जाएगा, ये एरिया है मीटर का स्क्वायर, क्योंकि आई अपन में एरिया डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी जिसको बोलते हैं। न्यूटन को होगा एम एल टी माइनस में 2। तो अगर आप उसको देखेंगे मीटर का स्क्वायर, तो ये एल का स्क्वायर कर देता हूँ, है ना, एल का स्क्वायर। तो अगर आप ऊपर जब जाएगी चीजें तो m माइनस 1 और l माइनस में कितना, l माइनस में 2 नहीं, l माइनस में 3
और t माइनस में 3 और क्या हो जाएगा a पे पावर 2। तो अब इसकी यूनिट को अगर तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, अगर यूनिट को देखोगे तो क्या हो जाएगा kg पे -1 मीटर का क्यूब, सेकंड पे -3, देखो ये क्या है यार, एम्पियर, एम्पियर हो गया ना, एम्पियर का पर ये क्या यूनिट है, थोड़ा सा डेंजरस यूनिट है, बच के रहो इस सबसे। क्या बातें क्लियर होगी? थर्मल, इस थर्मल याद आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बातें समझ में आ गई। बेसिक, बिल्कुल बेसिक पे ध्यान दिया है मैंने, कोई ज्यादा टफ मैंने बताने की कोशिश नहीं किया। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आए। अब इसी का एक जुड़वा भाई है, अब जुड़वा भाई कौन सा है जो देखो, उसको हटा देता हूं। अब जो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी, नोन एज स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं ना, नोन एज, हो सकता है स्पेलिंग अभी भी स्टिल गलत हो, अब बुरा मत माना दोस्त। हाँ, तो रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी, मतलब उसका उल्टा, तो ये इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का उल्टा क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो अगर इसका उल्टा करोगे तो वो, उसका उल्टा करोगे तो उसी का जो यूनिट में लिखा है तो उसका ही उल्टा हो जाएगा, आप कर लेना, डायमेंशन भी उसी का उल्टा हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ कि ऐसे समझो कि रेजिस्टिविटी टेल्स अबाउट दी कि कोई मटेरियल कितना गंदा करंट कंडक्ट कराता है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हुआ? कोई मटेरियल कितना बुरा, कितना गंदा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। जैसे मैं बोलूं ऐसे कि एक है कॉपर वायर और एक है आयरन वायर। मैं तुमसे पहला सवाल, एक है कॉपर वायर, कॉपर वायर है, और एक है आयरन का वायर। तुमसे मैं पूछूं कि सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? तुम बोलोगे कि सर सिग्मा कॉपर का अच्छा है, सिग्मा आयरन से। तो इसकी ये ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टिविटी कम हुई, मतलब ये करंट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। रेजिस्टिविटी कम है ना, तो करंट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है ये इसका ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी आयरन का ज्यादा हुआ, मतलब ये करंट को फ्लो करवाने में थोड़ी सी शर्माएगा, थोड़ा घबराएगा, लेकिन इसमें कोई शर्माहट नहीं आएगी। क्या समझ में आ रहा है रेजिस्टिविटी? अब रेजिस्टिविटी भी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल टेम्परेचर, मटेरियल एंड टेम्परेचर, क्योंकि सिग्मा का ये भाई है तो जैसे जैसे सिग्मा करेगा। अब इसकी अगर कोई लिखना चाहे तो रो को इसका जब उल्टा करोगे तो मुझे याद है कि 2m अपॉन में n e का स्क्वायर इंटू में टाउ, यही बनेगा ना उसका उल्टा, 2m अपॉन में n e का स्क्वायर अपॉन में टाउ। यहां से अच्छा से बन जाता ना, यूनिट kg और न्यूटन का क्या हो जाएगा, ये n क्या है पर मीटर का क्यूब, और e का क्या है कूलम का स्क्वायर, टाउ का क्या है सेकंड। तो समझ रहे हो ना क्या बात कर रहा है? m जो है kg, मीटर मैं बोल रहा था kg, सॉरी। तो ये सब चीजें, अब इसमें इतना समझ में आ गया। अब इसमें ओम्स ने क्या किया ये सब चीजों को? तो ओम्स ने ये किया बेटा कि उसने सोचा कि अगर कोई मटेरियल है, कोई सा मटेरियल, जैसे आपने ये मटेरियल दिया, अब ये मटेरियल में टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया कांस्टेंट, और उसमें आपने इसका मटेरियल तो कांस्टेंट है ही, पहले से आपने कॉपर ले लिया और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया।
तो इसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या रहती है? कांस्टेंट। बस यही ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ इज नथिंग, ओम्स लॉ टेल्स अबाउट द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, यानी किसी मटेरियल का टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब हम इसको अगले लेक्चर में मॉडिफाइड करेंगे और सबसे सिंपलेस्ट इंडियन वर्जन पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का इंडियन वर्जन क्या है, तो समझ में आ गई आपकी आज की लेक्चर कैसा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ओम्स लॉ की फीलिंग हो रही होगी। अच्छा, ओम्स लॉ यहां से सोचा गया कि ओम्स लॉ रियल में क्या है? ओम्स लॉ रियल में है कि अगर किसी का टेम्परेचर, मटेरियल का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर में चेंजेस ना हो, तो उसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, और इसको ही मॉडिफाइड किया गया और वहां से कुछ कुछ डेरिवेशंस आ गए। तो कैसा रहा लेक्चर? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छा रहा होगा। अगर आपको कुछ शिकवे एंड शिकायत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@gmail.com, और अगर आपको डाउट है तो आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं, और डाउट पूछने के लिए आप मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब तक कि अगला लेक्चर नहीं आ जाए, जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।